everyone. I hope all of you all are doing absolutely great and have started your preparations for the exams. All the very best to all of you in advance. Welcome to today's lecture. एंड आज की वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं आपका सीएमए फाइनल्स ग्रुप 4 पेपर नंबर 17 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का चैप्टर नंबर 15 व्हिच इज ऑल अबाउट ऑपरेशनल ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. इसके अंदर देयर आर टू पार्ट्स बेसिकली, ऑपरेशनल ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट. एंड इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल्स का कुछ पार्ट आपका चैप्टर नंबर 14 में भी था. तो इंटरनल ऑडिट का जितना भी पार्ट था इस चैप्टर से भी मैंने सब कुछ क्लब करके आपको चैप्टर नंबर 14 के लेक्चर में करवा दिया था कवर. इफ यू रिमेम्बर, इफ यू हैव सीन दैट वीडियो, तो मैंने उस वीडियो के भी स्टार्टिंग में यही बोला था कि इंटरनल ऑडिट का कुछ पार्ट चैप्टर नंबर 15 में भी है, तो मैंने यहीं पे एक जगह पे क्लब कर दिया है एंड आपने वहीं पे ये वाला पूरा पार्ट रिवाइज कर लिया है. इफ यू हैव नॉट seen that video, then for this part you need to go and watch that video, right? यहाँ पे हम कवर करेंगे ऑपरेशनल ऑडिट एंड काफी छोटे छोटे और टॉपिक्स जो भी आपके स्टडी मटेरियल में इस चैप्टर के अंदर कवर्ड है. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन नाउ. सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट. तो ऑपरेशनल ऑडिट क्या होता है? बेसिकली ऑपरेशनल ऑडिट इज द ऑडिट ऑफ ईच एंड एवरी फंक्शन व्हिच हैज बीन परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, हर फंक्शन को अच्छे से इन डिटेल चेक करना, उसको अच्छे से एग्जामिन करना, उसमें लूप होल्स क्या है, क्या कमियां हैं एंड कौन से ऐसे पर्टिकुलर एरियाज है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड, वो सारी चीज को कंबाइन करना, अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करना, हर चीज को एग्जामिन करते हुए इज नोन एज ऑपरेशनल ऑडिट. हम फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं, उसमें हम सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स को देखते हैं कि क्या दे प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट. हम कॉस्ट ऑडिट करते हैं, उसमें हम कॉस्ट रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं एंड देखते हैं दैट इफ दे प्रोवाइड ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, इफ दे आर करेक्ट और नॉट. एंड यहाँ पे ऑपरेशनल ऑडिट में हम मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस, जो भी आपने डेफिनेशंस बैक इन योर 11th और 12th स्टैंडर्ड पढ़ी थी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हर एक स्टेप को चेक करना इज नोन एज ऑपरेशनल ऑडिट. ये हम करते क्यों है? जब हम हर एक स्टेप को, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी स्टेप्स परफॉर्म किए जा रहे हैं, व्हेन वी चेक ऑल द स्टेप्स, when we check all the functions that are being performed in an organization, then we are basically trying to improve the performance and efficiency of that organization. उस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इस चीज से जो है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि आप एक करेक्ट पॉइंट पे जहां जहां पे एरियाज है फॉर इम्प्रूवमेंट वो आप अच्छे से गाइड कर सकते हो. एंड व्हेन ओवरऑल प्रोसेस इज बीइंग मॉनिटर्ड, जब आपकी हर एक एक्टिविटी पे किसी की नजर है, व्हेन ईच एंड एवरीथिंग दैट यू आर बीइंग परफॉर्मिंग, बी इट द प्रोडक्शन साइड और द सर्विस साइड, ईच एंड एवरीथिंग इज बीइंग मॉनिटर्ड, देन ऑब्वियसली योर एफिशिएंसी विल इंक्रीज एंड यू विल परफॉर्म मोर इफेक्टिवली, जो कि इन जनरल फिर उसके बाद उसके और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे. आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपकी इंप्रूवमेंट होगी परफॉर्मेंस में, आपका सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज होगा. तो ओवरऑल बिजनेस को ऑपरेशनल ऑडिट के काफी सारे फायदे होते हैं, राइट? एंड नाउ लेट्स जस्ट सी कि इस नोट्स में क्या है ऑपरेशनल ऑडिट. एंड ऑपरेशनल ऑडिट क्या है? ऑडिटिंग विच गोज बियॉन्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, क्योंकि हम सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ही ऑडिट नहीं कर रहे हैं. And it examines operating, managerial, administrative performance of the entity. हर चीज आप इसमें चेक करते हो. ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, सिस्टमैटिक है, इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन है इंटायर ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज का. देन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव के लिए एक निमोनिक्स है, डेमिंग. ये हम याद रखने का आपका एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप इस निमोनिक से याद रख सकते हो कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है ऑपरेशनल ऑडिट के. सो डी स्टैंड्स फॉर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग for existing processes to suggest improvements, which basically means कि आप improvement तभी देख पाओगे जब आप अभी कैसे काम चल रहा है पहले वो अच्छे से एनालाइज कर पाओ. तो एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग एक्जिस्टिंग क्राइटेरियाज की, एक्जिस्टिंग स्केड्यूल्स की भी आपको होनी चाहिए. देन E stands for eliminating the waste and the duplication of work. M is for merging the operations to reduce the downtime. Then I is for improving or increasing the volume revenue. जब आप इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वर्क करेंगे, आपके जितने भी लूप होल्स थे वो सब आइडेंटिफाई हो जाएंगे. देन उसके बाद आपकी ऑब्वियसली आपका वॉल्यूम, आपका रेवेन्यू जो है वो सब कुछ ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा. एन इज आप न्यू मेथड्स वगैरह ला रहे हैं. एंड देन लास्ट में जी स्टैंड्स फॉर व्हेन यू आर गवर्निंग. आप क्या क्या गवर्न कर रहे हो? अपना लेबर गवर्न कर रहे हो, आपकी मशीन्स गवर्न कर रहे हो, मेथड्स, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितना मनी है सब कुछ जो है वो आप एक साथ गवर्न कर रहे हो. इसके कुछ एडवांटेजेस अभी हमने देखा, ऑब्जेक्टिव से ही हमने देखा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है. ओवरऑल आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो और ज्यादा सीमलेसली स्टार्ट करती है परफॉर्म करना, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, इफेक्टिवली आप काम करते हो, प्रॉफिट्स आपकी इंक्रीज होते हैं, ब्रांड वैल्यू इंक्रीज
चीज होती है। एंड चलो आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या एडवांटेजेस दिए हैं। ऑपरेशनल ऑडिट प्रोसेस से कंपनी को वही सारे उसके ऑब्जेक्टिव्स जितने भी थे वो सारे के सारे आप अचीव कर सकते हो। इनसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है, यस, बिकॉज आपके डाउन टाइम मशीन्स के हर चीज कम होती है, आपके प्रोसेसेस ज्यादा ऑटोमेटेड होते हैं। बिकॉज जब आप कोई भी चीज ऑडिट करते हो तो आप अपने ऑडिट ओपिनियंस में इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह भी डालते हो, तो इसलिए आपकी प्रोडक्शन भी क्विकर है। बाय लोअरिंग द टैट जो टर्न अराउंड टाइम है वो भी आपका कम होता है। एंड देन डिले, लैप्सेस वगैरह सब आपका कम हो जाता है। कॉस्ट भी ऑब्वियसली जब आप बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव चीजें यूज करोगे, अप टू डेट करोगे, तो आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। एंड देन यू मूव टुवर्ड्स ऑपरेशनल एक्सीलेंस, व्हिच मींस कि आपकी इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। एंड देन डिसएडवांटेज क्या है? द मेंटल फियर ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज इज द ओनली डिसएडवांटेज इन एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। हम लोग बहुत ज्यादा ही ह्यूमंस इन जनरल आर नॉट वेरी क्विक एंड वेरी अडेप्टिव फॉर चेंजेस। वी ऑलवेज ट्राई टू रेजिस्ट द चेंज। हमें कोई भी बोले कि हम अपने नॉर्मल स्केड्यूल से हट के कोई काम करें तो हमें अपने कंफर्ट जोन की इतनी आदत हो जाती है दैट वी डोंट लाइक स्टेपिंग आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। तो ये वही कंफर्ट जोन से बाहर स्टेप आउट करने के लिए जो हम चेंजेस बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो ऑब्वियसली ह्यूमंस विल रेजिस्ट फॉर दैट। तो वो रेजिस्टेंस टू चेंज जो है यही एक मेजर इशू है। बिकॉज जब भी आप कोई नई चीज के लिए अपने व्यू पॉइंट्स रखोगे देन वो चीजें एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होंगी नहीं होंगी, किस लेवल पे होंगी, सब लोग उस चीज को होल हार्टेडली एक्सेप्ट करेंगे एंड उस चीज के ऊपर उसी तरीके से काम करना स्टार्ट करेंगे जैसा आपने प्लान किया था। दैट इज वेरी अनसर्टेन। तो ये इसमें थोड़ा सा एक इशू है। देन हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। ये वही ऑडिट के स्टेप्स है जो हम पहले इंटरनल कंट्रोल ऑडिट के टाइम पे, नॉर्मली आप कोई भी फाइनेंशियल ऑडिट भी जब करते हैं तो हम यही सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं, विच इज ऑल अबाउट सबसे पहले आप ऑडिट वर्क का स्कोप डिफाइन करोगे। देन आप बिजनेस के सारी की सारी अंडरस्टैंड करोगे, उसके बिजनेस प्रोसेसेस को, अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखोगे, उसके बेसिस पे एनटीई डिटरमाइन करोगे विच इज द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। अगर कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स अगर वीक है तो यस आपका जो एनटीई है थोड़ा बड़ा होगा। बिकॉज वीक है तो आप ज्यादा चीजें चेक करोगे एंड ज्यादा एक्सटेंट में आपकी सैंपल साइज भी आपका बढ़ेगा। बट अगर आपके इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे निकले तो आपका एनटीई, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट इस ऑडिट का जो है वो थोड़ा कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। बिकॉज यू विल हैव दैट परसेप्शन बेस्ड ऑन दैट प्रिजम्पशन कि इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं, सो यू विल प्रिज्यूम कि हाँ भाई जब इंटरनल कंट्रोल अच्छे तो हर चीज अच्छे से ही रिकॉर्ड हो रही है एंड देयर इज नो फॉल्ट। देन डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, अपना ओपिनियन फॉर्म करेंगे एंड ऑडिट रिपोर्ट देंगे, राइट। नेसेसरी एविडेंसेस के लिए कौन कौन से टेक्निक्स हैं जो कि यूज कर सकता है ऑडिटर? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग आप यूज कर सकते हो, प्रोसेस फ्लो चार्टिंग एंड डिस्कशंस फॉर क्लैरिटी। कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आए तो यू आर ऑलवेज ओपन फॉर डिस्कशंस विद ईच एंड एवरी इंडिविजुअल दैट हैज बीन वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। द नेक्स्ट थिंग इज, अभी हमने ऑपरेशनल ऑडिट के बारे में पढ़ा, इंटरनल ऑडिट के बारे में हम इंटरनल कंट्रोल्स के साथ ऑलरेडी चैप्टर नंबर 15 में पढ़ चुके हैं। देन कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स इसके अंदर और गिवन थे वो हम यहीं पे फटाफट से कवर कर लेते हैं। एंड द फर्स्ट टॉपिक इज ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है? जब भी हम कोई भी ऑडिट करने जाते हैं तो हम पहले प्रॉपर एक अच्छे से एक पूरा उसकी प्लानिंग करते हैं कि हम ऐसे 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 पूरा अपना ऑडिट करेंगे, ये चीजें हम चेक करेंगे, इस तरीके से वी विल मूव फॉरवर्ड। तो एक टाइप का एक रोड मैप सा बन जाता है हमारे पास एंड वो ही रोड मैप हमारे लिए इन दी एंड जब हम वो ऑडिट प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो ऐसा चेकलिस्ट भी बन सकता है जिसमें कि हम हर चीज को चेक करते रहे कि क्या हमने ये सब चीजें जो प्लान की थी क्या हमने वो सब चीजें कवर करी है एंड सब चीजें परफॉर्म करी है या नहीं। तो दैट इज द ऑडिट प्रोग्राम जिसके अंदर डिटेल पूरा आपका स्कोप ऑफ वर्क वगैरह आप हर चीज जो है वो प्लान आउट करते हो कि किस तरीके से आप अपना कोई भी ऑडिट का काम जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके कंडक्ट करोगे। एंड यस वही सेम चीज आपका इन दी एंड एक चेकलिस्ट की तरह भी काम आता है जिसके अंदर की आप ये सब चीजें देख सकते हो दैट वेदर यू हैव एक्चुअली परफॉर्म्ड what all you have planned initially or not, and you can compare that whether each and everything that has been planned has actually been done in that audit process or not. आपने वो सब चीजें करी है अपने ऑडिट प्रोसेस में या नहीं करी। एंड ये बहुत ज्यादा इजी भी हो जाता है कि आपको सब कुछ पता है, स्कोप ऑफ वर्क भी डिफाइंड है, डिटेल पूरा रोड मैप टाइप है आपके पास कि किस तरीके से क्या क्या काम आपने करना है। तो एक बहुत ही ईज भी ये आपको भी प्रोवाइड करता है। चलिए एक बार पढ़ के देखते हैं। ऑडिट प्रोग्राम क्या है? ये डिटेल प्लान है पूरे ऑडिटिंग वर्क का जो भी आपने करना है, जिसके अंदर जो भी प्रोसीजर्स आप फॉलो करोगे वेरिफिकेशन के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, किसी भी चीज की, वो सब कैसे होगा और एस्टिमेटेड टाइम आपको कितना लगेगा। ये एक गाइड की तरह एक्ट करता है जिसमें कि ऑडिट वर्क को आप अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और चेक कर सकते हो पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशंस के लिए।
अब ये जो आपने एक चेकलिस्ट टाइप बनाई है, ये जो आपने इनिशियली ही एक ऑडिट प्रोग्राम बनाया है, इससे आपको क्या क्या फायदे होंगे एक बार उन पे नजर डालते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, कि एक रेडी चेकलिस्ट की तरह है ऑडिट प्रोसीजर्स जो भी आपने करने हैं उसके लिए। ठीक है, आप अपने ऑडिट वर्क को प्रॉपर्ली अपने ऑडिट असिस्टेंट्स के ऊपर अच्छे से एलोकेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये डिफाइंड काम है जो जो आपने करने हैं, एंड नाउ बेसिस अपॉन दैट आप अपने आर्टिकल्स को अपने आगे सबऑर्डिनेट्स को एलोकेट कर सकते हो। आपको इजीली पता है कि क्या क्या आपने किस एक्सटेंट तक आपने कौन सा काम जो है वो करना है, तो इसीलिए आप प्रोग्रेस भी अच्छे से अपनी मॉनिटर कर सकते हो। और देन आप ये यूजफुल नहीं होगा carrying out the audit work, but for the principal too, as he would be in a position to account for the individual responsibilities। ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल्स को सिर्फ काम देने के लिए नहीं, बल्कि एक ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑडिट प्रोग्राम। उसको क्या बेनिफिट है? उसको ये बेनिफिट है कि उसको पता है कि किस काम के लिए किस पर्सन को अकाउंटेबल ठहराना है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्क होता है प्लानिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये प्लान तो कर रहे हैं आप, ये एक डिटेल प्लान ही है, तो ये प्लानिंग में तो बट ऑब्वियस है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये एक एविडेंस की तरह यूज करा जाएगा whenever a charge is brought against an auditor, क्योंकि आपने पहली ऑडिट प्रोग्राम में दिखा दिया था कि आपका क्या क्या स्कोप है वर्क का, किस किस तरीके से क्या क्या चीजें आप ऑलरेडी चेक करोगे, राइट। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस इसके मेजरली ये हो सकते हैं कि आपका काम बहुत ज्यादा ही रेपेटिटिव इन नेचर हो सकता है, एंड बियॉन्ड द प्लान आप कभी कभी नहीं जाते, तो हो सकता है कि आपको वो चीज काफी ज्यादा ही टेक्निकल ना लगे, आपको बहुत ज्यादा मोनोटोनस सा वर्क लगे। लेट्स सी, ऑडिटर का टास्क बहुत ज्यादा मैकेनिकल हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दे माइट लूज इंटरेस्ट, एंड ऑडिट प्रोग्राम बनाने से स्मॉल कंसर्न के लिए बहुत ही अननेसेसरी है, क्योंकि जब कंसर्न ही छोटी है, कम टर्नओवर है, कम बहुत ही एकदम इनिशियल स्टेज पे है वो ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें ये बहुत ही अननेसेसरी स्टेप भी साबित हो सकता है, बिकॉज यू डोंट नीड सच काइंड ऑफ अ बिग प्लानिंग एंड प्लॉटिंग फॉर सच अ स्मॉल ऑडिट। एंड देन a rigid program cannot be laid down for each type of business, and this is also correct because we always have different kinds of organizations, तो हर organization में आप same चीज लगा पाओ, या हर organization के लिए आप ऐसा एक फ्लो चार्ट टाइप बना पाओ कि इस तरीके से ये आपने काम करना है, दैट कैन ऑल्सो बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। एंड बट इसके जितने भी एडवांटेजेस है ऑब्वियसली इसके एडवांटेजेस से कम ही है, एडवांटेजेस ही आपको ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। देन दो टाइप के ऑडिट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें बताया गया कि कॉन्टिन्यूअस ऑडिट एंड फाइनल ऑडिट। अगर मैं इनके कंपैरिजन आपको बताऊं, या फिर मैं अगर आपको साइड बाय साइड एक बार दोनों ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन वील सी व्हाट हैज बीन रिटन इन द नोट्स। कॉन्टिन्यूअस ऑडिट का मतलब है वो ऑडिट जो जनरली आप जब से आपकी ईयर स्टार्ट हुआ है तब से ही थोड़े थोड़े टाइम पीरियड में आप बीच में ही विद इन दैट अकाउंटिंग ईयर आप करते रहते हो, लाइक मे बी आप पर मंथ कर रहे हो या फिर फोर्टनाइटली लाइक इन 15 डेज कर रहे हो, थोड़े थोड़े इंटरवल्स के गैप के बाद वो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द ईयर वो ऑडिट आपका चल रहा है, जिसके अंदर आप हर चीज को इंस्पेक्ट कर रहे हो थ्रू आउट द ईयर। ये ज्यादातर कब आपके लिए फ्रूटफुल है, कब आपके लिए ज्यादा यूजफुल है, जब बिल्कुल ईयर एंड होते ही आपका तुरंत ही ऑडिट होना हो। आपको अगर बिल्कुल आपके पास टाइम बहुत कम है, आपका जो फाइनल ऑडिट है वो बिल्कुल आपके ईयर एंड के जस्ट बाद ही होना है, तो तब ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएगी, क्योंकि आप थ्रू आउट द ईयर ही हर चीज चेक करते आ रहे हो इन स्मॉल स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो कॉन्टिन्यूसली आप जब ऑडिट पूरे साल करते हो तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस ऑडिट। एंड इफ आई टॉक अबाउट द फाइनल ऑडिट इज जस्ट जो पीरियोडिक ऑडिट या जो भी हम एक्चुअली करते हैं कि जब एक बार पूरा ईयर खत्म हो, एंड देन उसके बाद व्हेन वी स्टार्ट आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरे फाइनलाइज होते हैं उस टाइम पे उनके बाद जब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना ऑडिट, जो कि इन जनरल आपने देखा होगा वही, और उसी को हम फाइनल ऑडिट कहते हैं। एक बार फटाफट से दोनों को गो थ्रू करवा देती हूँ मैं आपको। So this is the continuous audit. Continuous audit में detailed examination है सारे transactions का continuously throughout the year आप ये करते हो regular intervals पे, monthly कर लो, fortnightly कर लो। ये वो है जो start होता है commenced and carried on before the closure of financial year to which it relates। जब financial year start हुआ तभी से वो audit जो है वो start हो जाता है और उसके close होने तक चलता है। Constant engagement है auditor की, क्योंकि आप constantly उसको देख रहे हो पूरे साल throughout, and it is suitable in cases where the final accounts are desired to be presented soon after the closure of financial year or there is great volume of transactions। अगर आपका इंटरनल कंट्रोल वीक है तब आप पूरे साल सोच सकते हो करने का। आपका फाइनेंशियल आपको अकाउंट्स जो है वो तुरंत के तुरंत ही आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिल्कुल ईयर एंड होते ही फाइनलाइज करके किसी भी रीजन से किसी को भी प्रेजेंट करने हैं,
फॉर ऑडिट रीजन या किसी भी रीजन से अगर आपको बिल्कुल ईयर एंड होते ही अपने सारे के सारे अकाउंट्स प्रेजेंट करने हैं, तो वो आप प्रेजेंट कैसे कर पाओगे जब ऑलरेडी आप पूरे साल उसको मेंटेन करने के साथ साथ ही चेक कर रहे हो। एंड देन कम्स द फाइनल ऑडिट, इसको हम कंप्लीटेड ऑडिट या पीरियोडिकल ऑडिट भी कहते हैं। ये कब होता है? आफ्टर द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वही जैसे जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह पूरी फाइनलाइज हो गई हैं उसके बाद ये होता है। क्लाइंट जो है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पोजीशन फिर देता है ऑडिटर को, और फिर ऑडिट जो है वो रिटर्न रूटीन चेकिंग वगैरह जो है इसमें परफॉर्म करी जाती है। जैसे हमने नॉर्मली ऑडिट के बारे में सुना है, तो उसको कंप्लीटेड ऑडिट, पीरियोडिक ऑडिट या फिर फाइनल ऑडिट भी बोलते हैं। कॉन्टिन्यूअस ऑडिट वो जो पूरे साल थ्रू आउट द ईयर जो है चलता रहता है। देन वी हैव वर्किंग पेपर्स। वर्किंग पेपर्स का क्या मतलब है? वर्किंग पेपर्स बेसिकली जो भी चीजें आपने अपने ऑडिट के टाइम पे जो भी आप रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करते हो, आप कोई भी चीज प्लान कर रहे हो अपने ऑडिट की, कोई भी चीज एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो कोई भी आप ऐसा काम कर रहे हो थ्रू आउट द ऑडिट वर्क, तो वो चीजें आपकी वर्किंग पेपर्स में आती है। ये एक तरीके से एज एन एविडेंस यूज करी जा सकती है बाय द ऑडिटर। जब भी कभी कोई केस हो, कभी भी कोई भी ऐसी बात हो जिसके अंदर ऑडिटर को अपने कोई भी पॉइंट्स प्रूव करने हो, तो ये वर्किंग पेपर्स भी काफी ज्यादा काम आते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि इनको जनरली वी शुड रिटेन देम। तो इसीलिए वर्किंग पेपर्स भी दो टाइप के होते हैं, परमानेंट वर्किंग पेपर्स फाइल एंड देन वी हैव द करंट वर्किंग पेपर्स फाइल एज वेल। परमानेंट वाले वो जो कि आप रिटेन करके रखते हो अपने साथ फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, एंड करंट वाले वो जो बिल्कुल विच कैन बी यूज फॉर दैट करंट ईयर ओनली। चलो एक बार पढ़ के देखते हैं वर्किंग पेपर्स। वर्किंग पेपर्स क्या है? ये रिकॉर्ड है वही प्लानिंग का एंड एग्जीक्यूशन का और द ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिटर्स रिटेन अ सेट ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स फॉर ईच ऑडिट एंगेजमेंट फॉर ईच ईयर। हर साल के हर ऑर्गेनाइजेशन की हर ऑडिट के लिए एक सेपरेट वर्किंग पेपर्स जो है वो ऑडिटर मेंटेन करता है। पर्पस क्या है वर्किंग पेपर्स का? आपको प्लानिंग में हेल्प करता है, आपके लिए एज एन एविडेंस, मैंने बताया कि आपके एज एन एविडेंस काम आ सकता है, और आपको सुपरविजन वगैरह करने में भी और रिव्यू करने में, आपके ऑडिट के काम को रिव्यू करने में हेल्प करता है, आपको प्लानिंग में हेल्प करता है, एंड एज एन एविडेंस जो है जो भी आपने काम किया उसके एज एन एविडेंस के लिए भी यू कैन यूज दोस वर्किंग पेपर्स। तो ये इसके मेजर एडवांटेजेस हैं। टाइप्स ऑफ वर्किंग पेपर, जस्ट लाइक वी डिस्कस्ड, वर्किंग पेपर्स जो कि यूजफुल है मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए, दोस आर नोन एज परमानेंट वर्किंग ऑडिट फाइल्स, एंड करंट ऑडिट फाइल्स आर दोस फाइल्स व्हिच आर यूजफुल ओनली फॉर द करंट ईयर। ये दोनों के बीच में थोड़ी सी डिफरेंशिएशन टाइप टेबल भी है, एंड यू कैन रीड दिस टेबल एज वेल, जिसके अंदर पूरा आपको दोनों के बीच का और ज्यादा डिफरेंसेस बताए गए हैं। बेसिकली जो भी चीज आपकी करंट ईयर की है वो सब करंट ऑडिट फाइल में आएगी, एंड जो भी चीज आपको ज्यादातर एक साल के बाद तक भी कभी भी यूज में आ सकती है, जिनको आप वैसे रिटेन करके रखोगे, तो फ्रॉम द नेम एज इट सजेस्ट परमानेंट, तो वो परमानेंटली आप उनको रखोगे। क्यों? बिकॉज दे आर यूजफुल फॉर यू, दे आर यूजफुल फॉर यू। Alright, so then we have audit notebook. Audit notebook क्या है? Basically audit करते टाइम जितनी भी आपको ऑब्जर्वेशंस मिली, कुछ भी हुआ, आप अपने पास वो चीजें रखते हो, अपने पास उन हर चीज का एक रिकॉर्ड रखते हो, दैट इज नोन एज एन ऑडिट नोटबुक। एंड जितने भी सेपरेट ऑडिट नोटबुक आपको हमेशा मेंटेन करके रखनी चाहिए फॉर ईच एंड एवरी ऑडिट, क्योंकि आपकी जो भी ऑब्जर्वेशंस निकली, जो भी आपने फाइंडिंग्स आई, जो भी चीजें आपने देखी पूरे ऑडिट में थ्रू आउट फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, वो हर चीज एक सेपरेटली कहीं पे रिकॉर्ड होनी चाहिए, एंड दैट इज नोन एज एन ऑडिट नोटबुक, एंड इट कैन ऑल्सो सर्व एज एन एविडेंस इन एडिशन टू द वर्किंग पेपर्स। ठीक है, ये भी एज एन एविडेंस जो है वो आप अपने पास रखते हो, जिसके अंदर आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसका एड्रेस, उसकी फाइंडिंग्स, हर चीज आपको, अगर पुराना आपको कोई प्रीवियस ऑडिटर था उसने कोई कम्युनिकेशन लेटर दिया था, तो वो हर चीज की इंफॉर्मेशन छोटी से छोटी, एवरीथिंग रिकॉर्ड इन दैट ऑडिट नोटबुक। Alright, so let's give it a read. ऑडिट नोटबुक क्या है? जनरली बाउंड बुक है जिसके अंदर लार्ज वैरायटी ऑफ मैटर्स जो भी आपने ऑब्जर्व किए हैं उस ऑडिट में वो सब आप रिकॉर्ड करते हैं। परमानेंट रिकॉर्ड है ऑडिटर का, और ऑडिटर यूजुअली सेपरेट ऑडिट नोटबुक हर ऑडिट के लिए बना के रखता है। ठीक है, कंटेंट्स ऑफ द ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक में अब क्या क्या कंटेंट्स आपके होते हैं? आपकी जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप कर रहे हो ऑडिट, उसका नाम, उसका क्या स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपके एमओए और एओए में क्या क्या थे, प्रीवियस ऑडिटर से लाइक आई सेड कोई कम्युनिकेशन है तो वो, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन एंड लेटर्स, की मैनेजमेंट पर्सोनल कौन है, एरर्स और फ्रॉड्स अगर आपको कोई मिले, आपकी ऑब्जर्वेशन है, अकाउंटिंग मेथड्स, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स वगैरह कैसे थे उसके, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे कौन कौन से मेंटेन किए हैं, कौन कौन से मैटर्स है जिन पे आपको और ज्यादा एक्सप्लेनेशंस चाहिए और ज्यादा क्लैरिफिकेशंस चाहिए, एंड एनी काइंड ऑफ स्पेशल ऑब्जर्वेशन दैट हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय यू व्हाइल कंडक्टिंग दैट ऑडिट, तो फिर वो हर चीज आप इसमें
रिकॉर्ड करती हूँ। देन वी हैव ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बेसिकली क्या है, अब whenever we are doing any kind of a deal, अब ये भी तो एक तरीके की ऑडिट भी तो एक तरीके की डील ही है between the auditor and the organization। तो जनरली हम क्या बोलते हैं, हमेशा whenever we even go out for purchasing anything, तो हम बोलते हैं हमेशा इनवॉइस लेकर आओ, उसका बिल लेकर आओ, पक्का बिल लेकर आओ। So why are we telling all these things and why do we keep suggesting all these things to everyone? So that we have a proof कि हाँ भाई ये चीज हमने यहीं से इतने की खरीदी and we have paid the GST and we have paid the different taxes and everything on that, and we can show this to anyone that yes ये चीज हम ही ने और यहीं से ही इतने रुपीज में परचेज की थी। सिमिलरली ये भी एक तरीके की डील है बिटवीन द ऑडिटर एंड द ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर दोनों के बीच में जितनी ज्यादा ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हो उतना ही बेटर है। इसीलिए ऑडिट के स्टार्ट के टाइम पर ही जो भी ऑडिट की अपनी खुद की ऑडिटर की पूरा स्कोप है, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या क्या उसकी लाइबिलिटीज है, उसके क्या क्या काम है, क्या क्या वो करेगा, कब तक उसका ये सब चीजें चलेंगी, उसकी क्या क्या रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ईच एंड एवरीथिंग जितनी क्रिस्टल क्लियरली वो एक ऑर्गेनाइजेशन को बता सके उतना ज्यादा ही इट इज बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ देम, फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ ऑडिट, फॉर एंड ऑल्सो फॉर मेंटेनिंग द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, जिससे कि आगे भी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। सो दैट रिटन थिंग इज नोन एज द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, जिसके अंदर ऑडिटर जो है वो ये सारी की सारी चीजें मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन की बताता है कि ये उसका स्कोप ऑफ ऑडिट है, ये उसका स्कोप है वर्क का, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये उसकी लाइबिलिटीज है, ईच एंड एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। जो भी रिटन कम्युनिकेशन होती है उसको हम बोलते हैं ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। एंड ये क्यों बेनिफिशियल है, ये इसलिए बेनिफिशियल है बिकॉज इट रिड्यूसेस the chances of all the misunderstandings that could take place at any point, maybe in the future or maybe during the course of audit। फ्यूचर में भी कभी कोई भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आई या फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट भी कभी कोई मिसकम्युनिकेशन हो, तो हर चीज को, हर मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करने के लिए इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव दैट थिंग इन राइटिंग, एंड दैट इज नोन एज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, दैट इज नोन एज ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। आइए लेट्स हैव अ लुक एट इट। So this is audit engagement letter and ये क्या होता है, ये एक written communication है with the client management। मैनेजमेंट को देता है ऑडिटर अपनी स्कोप, टर्म्स, कंडीशंस ऑफ ऑडिट। पर्पस क्या है इसका, कोई भी पॉसिबल मिसअंडरस्टैंडिंग को ऑडिट एंगेजमेंट के प्रति या फिर स्कोप के प्रति कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो हर चीज जो है वो अवॉइड हो जाती है। These are very simple terms, audit notebook, working paper file and ये audit engagement letters। ये सब बहुत ही simple चीजें जो आप intermediate level पे भी पढ़ चुके हो, but still they are given in the finals as well, so that you know you don't miss these things out and can have a clear clarity on all of these things। Then terms of audit engagement की क्या क्या terms होती है, वही कि आप सारी you agree terms ऑफ एंगेजमेंट विद द क्लाइंट एंड ऑडिटर का रिस्पॉन्स। कोई भी क्लाइंट अगर बोलता है कोई भी टर्म्स वगैरह अगर चेंज करने को, कुछ भी करने को, तो फिर उसके लिए ऑडिटर का रिस्पॉन्स वगैरह हर चीज जो है टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के अंदर क्या क्या आएगा, पूरा वही एंगेजमेंट का आपके ऑडिट का पूरा स्कोप, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो प्रोवाइड करेगा। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके फाइनेंशियल्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। इनहेरेंट लिमिटेशंस अगर कोई है ऑडिट की, वो इनहेरेंट लिमिटेशंस कौन कौन सी हो सकती है, बिकॉज हम जनरली सैम्पलिंग साइज पे करते हैं तो एक्यूरेसी भी हम क्या बोलते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू, विच इज रीजनेबली ट्रू एंड फेयर व्यू, विच इज नॉट लाइक 100% करेक्ट, इट इज लाइक 70% भी करेक्ट है, तो वी गेट दैट। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर्स, रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस कोई भी है, अगर ऑडिटर की लायबिलिटी की रिपोर्ट की क्या वैलिडिटी है, किस तरीके से ऑडिट फी और बिलिंग अरेंजमेंट आप करोगे, ऑडिट फी किस बेसिस पे आप कंप्यूट करोगे, कितनी होगी, तो ईच एंड एवरीथिंग दैट यू कुड पॉसिबली थिंक ऑफ इज बीइंग क्लियर्ड एंड इज बीइंग क्लियरली मेंशन्ड इन दैट engagement letter, right? And then we have the role of CMAs in operational audit. We are the CMAs. तो हमारा क्या रोल है इस operational audit में, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी इम्प्रूव करें, हम उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करें, इसके लिए हम ये देखें कि पॉलिसीज के साथ, हर चीज के साथ आप कंप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो,
आपके सेल्स रिटर्न कितने हैं, आपका प्रोडक्ट का मिक्स कितना है, एंड आप इस तरीके से अपने ऑपरेशनल ऑडिट के स्कोप को एस्टैब्लिश करो कि आप थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन हर एक स्टेप को अच्छे से चेक करो, जिससे कि आप एक बहुत ही ज्यादा वेग स्टेटमेंट ना प्रोवाइड करो कि आप ये चीज चेंज कर लो या वो चीज चेंज कर लो. यू प्रोवाइड अ क्लियर कट थिंग दैट व्हाट आर द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट सो दैट योर ओपिनियन एक्चुअली impacts the performance of the organization in a better way, so that they improve their performance, they generate more sales, generate more profit, get good or a better brand position, better brand value, which will result to the better stakeholder value, which will also again then result in the increase in share price and everything. तो हर चीज जो है वो एक seamlessly एक अच्छे वे में increase हो आपकी ऑडिट की बात. तो for that you have to make that thing sure कि आप हर चीज को अच्छे से एनालाइज करो, बिकॉज ये 100% पूरी हर स्टेप की ऑडिट है. हर चीज को आप इन डिटेल अच्छे से चेक करो, सो दैट यू कैन प्रोवाइड योर करेक्ट, ट्रू एंड फेयर व्यू. एंड विद दैट, यस, दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड. वी हैव क्विकली रिवाइज दिस चैप्टर. बहुत ही छोटा, बहुत ही इजी चैप्टर था. कभी कभी थोड़े थोड़े मार्क्स में से ये सब चीजें आपकी पूछी जा सकती है. ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, वर्किंग पेपर, नोटबुक, ऑडिट नोटबुक, छोटी छोटी चीजें कभी कभी पूछी जा सकती हैं. बिग क्वेश्चन आई थिंक इसमें से इंटरनल ऑडिट के पार्ट से या ऑपरेशनल ऑडिट के पार्ट से आ सकता है. बाकी एमसीक्यू में थोड़ा बहुत कभी कुछ आपको फंसाया जा सकता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग ये छोटे छोटे पार्ट्स जो अभी हमने कवर किए. एंड यस, विद दैट दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड, एंड सो डज दिस वीडियो. आई होप दैट यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल, and for the notes you can WhatsApp me. And just like I always say before ending each and every video, I will say that forever for each and every video as well, that I am just a message away. Thank you so much for watching the video, and I hope that you liked the video, and if you did, then please do share it with your fellow CMA friends as well. And yes, all the very best to all of you. Bye bye.